हेलो एवरीवन। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो वेलकम बैक। सो जैसा हमें पता है अभी मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग चल रहा है। अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में देखोगे तो अभी काफ़ी पोर्टफोलियोज में बहुत ज़्यादा पेन है। तो निफ्टी जो स्मॉल कैप का इंडाइस है वो अराउंड 11% डाउन है अपने 52 वीक हाई से। और वहीं माइक्रो कैप 250 अराउंड 14% डाउन है। वहीं अगर निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 देखेंगे तो वो ऑल टाइम हाई के आसपास ही चला है, लाइक ओनली 3% डाउन है। लेकिन ये इसमें एक इंटरेस्टिंग डेटा ये है, अगर हम 3 ईयर और 5 ईयर देखेंगे तो अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप का रिटर्न 20% के ऊपर है। तो लास्ट के 15-16 मंथ से ये पेन चलते ही जा रहा है। अब अगर अभी करंट लेटेस्ट जो मार्केट ब्रेड है उसके हिसाब से हम देखेंगे तो जो मार्केट कैप बिलो 1000 करोड़ है उसमें जो मीडियन करेक्शन है वो 37% है। और वहीं मार्केट कैप ओवर 1000 करोड़ में अगर हम देखेंगे तो मीडियन करेक्शन अराउंड 26% है। और आज के करेक्शन के बाद ये पेन थोड़ा सा और इंक्रीज हो चुका है। तो ये मीडियन करेक्शन बेसिकली इसका मतलब ये हुआ, तो कोई स्टॉक जो अपने 52 वीक हाई से कितना परसेंट डाउन है। और वहीं अगर मार्केट कैप 1000 से 10,000 करोड़ के आसपास देखोगे तो 30% का करेक्शन है। मार्केट कैप ओवर 10,000 करोड़ ओनली 18%। और मार्केट कैप ओवर 1 लाख करोड़ है 9%। तो हमें इससे ये पता चलता है कि लार्ज कैप रिलेटिवली लेस डाउन है अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप से कंपेयर करेंगे। तो मार्केट्स में यही होता है, अगर जब करेक्शन आता है तो लार्ज कैप सबसे कम गिरते हैं और स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो उसमें भी करेक्शन ज़्यादा आता है। तो हम यही अभी करंटली देख रहे हैं। मार्केट्स हर समय साइकिल्स में चलता है। जैसा 2021 में बुलन जब आया था, कोविड के क्रैश के बाद जब इंडाइसेस 30-40% करेक्ट हुआ था, तो उसके बाद अब देखोगे तो मार्च 2020 से सीधे मतलब 2021 अक्टूबर तक ये बुलन बहुत अच्छा बुलन चला था, जिसमें काफ़ी अच्छा इक्विटीज़ ने रिटर्न बना के दिया था। फिर अक्टूबर 21 से मार्च 23 में एक काफ़ी बड़ा बियर मार्केट चला था। उस समय अराउंड 18 मंथ से अगर आप देखो तो इंडेक्स में भी करेक्शन आ गया था। फिर बीच में रशिया यूक्रेन वॉर भी आया था उस समय। तो उस समय भी मार्केट्स ने काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया था। फिर उसके बाद 2024 में जब इलेक्शंस के पहले भी अच्छा खासा रन था, फिर इलेक्शन के 1-2 दिन बाद अच्छा करेक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद ही मार्केट्स ने रिकवरी करना चालू कर दिया था। तो ऑल टाइम हाई जो मार्केट्स ने अराउंड सेप्टेम्बर 24 के आसपास बनाया था। और अभी जो जैन 26 ऑलमोस्ट चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 17 मंथ्स मार्केट्स ऑलरेडी कंसोलिडेट कर चुका है। यहाँ अगर आप एवरेज करेक्शन देखोगे तो काफ़ी अच्छा करेक्शन हो चुका है, जो अराउंड 26-27% का करेक्शन है स्टॉक लेवल पे। अगर आप एवरेज डेटा देखोगे लास्ट के फ्यू ईयर्स का, तो बियर मार्केट ऑलमोस्ट अराउंड 18 से 24 मंथ्स के आसपास चलता है। तो ऑलमोस्ट आई वुड से लाइक 80% पेन हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। तो 2026 के एंड से हम मार्केट्स में रिवाइवल देखना चालू कर सकते हैं और 2027 में ऑलमोस्ट हम ऑल टाइम हाई भी टच कर सकते हैं। तो अभी बेस्ट टाइम है अगर आपको मार्केट्स में एंट्री करना है, लाइक 2-3 ईयर हॉरिजन में आपको इन्वेस्ट करना है। तो अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी सारी कंपनीज का वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ता हो गया। अब वही कल्याण ज्वेलर्स को देखोगे तो उसमें 30-40% का करेक्शन है। फिर डिक्सन टेक है, ये सब कंपनीज 100 के पी पे चलता था एक टाइम पे। अभी इनमें काफ़ी अच्छा करेक्शन आ रखा है। तो अभी बेस्ट टाइम है अगर आप मार्केट्स को स्टडी कर सकते हो तो। और फिर दूसरा, अगर आपको मार्केट्स में पैसा बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है एंट्री वैल्यूएशंस मस्ट बी रीजनेबल। तो अगर वैल्यूएशंस रीजनेबल होता है उसके केस में आपके पास ना हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, तो रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। अगर आप कोई स्टॉक को शुरू में ही 80, 100 या 50 का पी दे देते हो, तो उस केस में अगर एक भी क्वार्टर में अर्निंग्स खराब होता है तो तुरंत स्टॉक डीरेट होता है, जैसा अभी हम काफ़ी सारी कंपनीज में देख रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर आपका एंट्री वैल्यूएशन स्लो होता है ना, तो आपका रिटर्न्स भी ज़्यादा बनता है। अगर कोई स्टॉक को 50 के पी में एंट्री करते हो तो आपका रिटर्न का अपसाइड भी वो कम हो जाता है। लेकिन वही कोई स्टॉक को 15, 20, 30 का पी में लेते हो तो उस केस में आपका रिटर्न जो पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो आपको वही कंपनीज को टारगेट करना है जिसका जो एंट्री वैल्यूएशन है वो सस्ता हो। अर्निंग्स कंपाउंडिंग उसमें 20 से 25% का ट्रिगर होना चाहिए, यानी कि वो कंपनी अपनी ईपीएस को 3 से 4 साल में डबल कर ले। अगर ये दोनों चीज़ होता है, अर्निंग्स ग्रोथ भी आए, आपका वैल्यूएशन एक्सपेंशन भी आए, तो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स जो है आउटसाइज रिटर्न देता है। तो आपको हर समय एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। सो इट हेल्प्स नेविगेट वोलेटिलिटी एंड मैनेज द डाउनसाइड रिस्क। तो हर स्टॉक आप जो भी इन्वेस्ट करते हो तो कोई सक्सीड नहीं करता। मतलब अगर आपके पोर्टफोलियो में 25 स्टॉक्स है तो उसमें से 4-5 स्टॉक्स आपके मतलब थीसिस के अकॉर्डिंगली आउट परफॉर्म नहीं करेगा। तो उस केस में आपको एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखना है कि 25 स्टॉक्स में से आपका 5 स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा और जो टॉप 5 स्टॉक्स है वो आपको आउटसाइज रिटर्न देगा। तो आपका मेन फोकस उसमें करना है जो कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में परफॉर्म करते जा रही है। तो ऐसे अगर आप इक्विटी इन्वेस्टिंग करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सच अपॉर्चुनिटीज तब आता है जब मार्केट्स में काफ़ी अच्छा करेक्शन होता है, जैसा मार्च 2025 के आसपास भी काफ़ी अच्छा करेक्शन आया था मार्केट में। फिर अभी जो करेक्शन चल रहा है, हर 2-3 साल में आप देखोगे तो 1-2 बार करेक्शन आ ही जाता है। तो अगर आपके हॉरिजन है वो लाइक 2-3 ईयर से आप इन्वेस्ट करते हो तो काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं। अभी हम 2-3 सेक्टर डिस्कस करेंगे किसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लग रहा है। आप उन कंपनीज़ का अगर फॉरवर्ड भी देखोगे तो 20 के नीचे आ चुका है और उनमें जो ग्रोथ विजिबिलिटी है वो भी 20% के ऊपर है। तो आपको ऐसा कंपनीज़ को टारगेट करना है जिसमें 2-3 ईयर में कंपनी अपने ईपीएस को भी डबल कर सकती है। उस केस में क्या होगा, जो P20 वाला उसमें री-रेटिंग होता है आपको उसका भी बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टॉक आप 20 के पी में लेते हो, अगर वो 40 के पी में जाता है बुल मार्केट में, तो उस केस में आपका 2x आ गया पी री रेटिंग से, और अगर वो अपने अर्निंग्स को भी डबल कर लिया तो वहाँ से भी 2x हो गया, तो 4x हो जाता टोटल। तो आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को टारगेट करना है। तो इस अगर आप ऐसे थीसिस लेके लाइक 20-25 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखोगे तो 4-5 स्टॉक्स आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे। तो हम एक सेक्टर डिस्कस करेंगे, उसका नाम है पीईबी। तो अभी पीईबी स्टॉक में काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है, अभी हम ये सेक्टर को स्टडी कर सकते हैं। तो अभी सेक्टर में लाइक 4 स्टॉक्स है जो आप जिसको अपने ट्रैक में रख सकते हो। तो आपका फर्स्ट आता है पेनार इंडस्ट्रीज, एमएनबी इंजीनियरिंग, ईपैक फ्रीपैप और इंटरैक। तो जो बेस्ट 2 स्टॉक है उसमें आप फर्स्ट आता है आपका इंटरैक जो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करते जा रहा है। फिर दूसरा आप पढ़ सकते हो ईपैक फ्रीपैप, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स दिया और उनका जो गाइडेंस आगे का वो भी काफ़ी अच्छा है। जैसे इंटरैक के केस में इनका जो अभी कैपेसिटी है वो कंपनी कंसिस्टेंटली केपेक्स करते जा रही है। इनका जो अभी टोटल कैपेसिटी वो अराउंड 2 लाख एमटीपी है और वो मैनेजमेंट का गाइडेंस यही है कि हर साल ही 18 से 20% का ग्रोथ अगले 2-3 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर ईपैक फ्रीपैप ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, इनका जो फ्यूचर का ग्रोथ आउटलुक है वो 30 से 35% के आसपास है। इनका एक पैकेजिंग का भी बिजनेस है, तो फिर उसको अगर हम हटा के इनका पी देखेंगे तो उनको थोड़ा सा रिलेटिवली लोअर पी मिलेगा एज कम्पेयर टू इंटरैक्ट जो प्योर प्ले पी भी है। फिर यहीं पेन्नार है, इनका तो 50% अराउंड पीईबी से आता है और रेस्ट इनका अदर इंजीनियरिंग डिवीजन है। तो इनको वैल्यूएशंस थोड़ा सा लो मिलता है क्योंकि इनका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सा कम है। मैं तो यही बोलूँगा कि आप ये दो कंपनी को ट्रैक में रख सकते हो। और एमएनबी इंजीनियरिंग के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इनका एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि यूएस और कनाडा में एक्सपोर्ट करते हैं। और प्लस इनके 2-3 क्वार्टर अगर आप इनका अर्निंग्स कॉल ट्रैक करोगे तो उसमें थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी था। तो ये मैंने ट्विटर में भी शेयर किया था, अगर आप उसको देखोगे तो डिटेल में आप रीड कर सकते हो। तो टोटल वैसे पीईबी थी में क्या था, मैंने सबसे पहले सेक्टर 2024 में कवर किया था, तभी उस समय लाइमलाइट में भी नहीं था। तब इंटरैक्ट अराउंड 15 टाइम्स अर्निंग्स पे मिलता था फॉरवर्ड के बेसिस में। तो पीईबी सेक्टर क्या है आपका प्रॉक्सी फॉर केपेक्स। तो इसमें जो पीईबी इंडस्ट्री है वो 11 से 12% कैगर का ग्रोथ एस्टिमेशन है। तो ग्रोथ मेजॉरिटी ड्रिवन आएगा इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो इसका जो एंड यूज सेक्टर है वो आपका इंडस्ट्रियल हो गया, फिर आपका बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर अगर हम देखेंगे तो सबसे लार्जेस्ट मार्केट शेयर जैसा मैंने कहा इंडस्ट्रियल पे है, और हाई पेनिट्रेशन इन ऑटोमोबाइल, सीमेंट, ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग ये 3 सेक्टर में इसका सबसे ज़्यादा यूसेज है। और इनका जो अगर मार्केट स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री अराउंड 40 से 45 मार्केट शेयर होल्ड करते जा रहा है, और टोटल इसमें 6 प्लेयर्स है जिनका डोमिनेंट मार्केट शेयर है और वो कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं। तो इसमें हम जो लीडिंग कंपनीज है वो इंटरैक्ट, आपका किर्बी हो गया, फिर पेन्नार हो गया, ये सब लीडिंग कंपनीज है। तो ग्रो ड्राइवर जैसा हमने कहा, शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फ्रॉम, फिर आपका इंडस्ट्रियल कैपेक्स, जैसी कंपनी अगर कैपेक्स बिठाते जा रही है तो पीवी कंपनीज को ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा अच्छा मिलेगा। और फिर आपका लो पेनिट्रेशन इन बिल्डिंग, बिल्डिंग में भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा लो अडॉप्शन है। और दूसरा जैसे नया सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा डिमांड आ रहा है पीवी का, जैसे आपका डेटा सेंटर हो गया, फिर वेयर हाउस हो गया, ये सब में भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। जैसा ये था ई पैक फ्री पैक का मैनेजमेंट ने एक ऑन कॉल में काफ़ी सारे इंसाइट शेयर किए थे, आप इसको भी देख सकते हो। जैसे न्यू एज इंडस्ट्रीज में डिमांड आ रहा है, रिन्यूएबल्स हो गया, डेटा सेंटर हो गया, ईवी हो गया, बैटरी स्टोरेज, ये सब आपका डिमांड आ रहा है। फिर आपका सिग्निफिकेंट ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स एंड न्यू एज एप्लीकेशंस यूजिंग पीवी इन इंडिया। Industrial and warehousing have already shifted to PEB, but other segments remain underpenetrated. So, huge conversion opportunity from RCC to PEB construction in upcoming years. Rising data center ये भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अभी तक ईपैक फ्रीपैप का इसमें स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ है, ये स्टॉक अराउंड 350 के आसपास चला गया था, अब 250 आ चुका है। तो अब स्टॉक को रीड कर सकते हो, उनका कॉन कॉल काफ़ी अच्छा था। फिर इंटरैक्ट का मैनेजमेंट ने भी ये कॉन कॉल शेयर किया था, मर्सिडीज ऑफ द पीवी इंडस्ट्री, लाइक उनका कॉन्फिडेंस बताता है। तो 2004 से 2009 साइकिल में उनका 10x ग्रोथ आया था, और मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंट है कि वो 18% का ग्रोथ इस साल कर सकते हैं। उनका गाइडेंस बाद में इंक्रीज भी कर दिया था उन्होंने, और लॉन्ग टर्म उनका यही गाइडेंस है कि 20% ग्रो कर सकते हैं और उनका एबिटा मार्जिन डबल डिजिट जा सकता है। और उन्होंने काफ़ी अच्छा इंसाइट शेयर किया, आप ये रीड कर सकते हो। अब आइए दूसरे कंपनी के चलते हैं, वो है ज्वेलरी रिटेल इंडस्ट्री। तो ये सेक्टर का आप लेटेस्ट अपडेट देखोगे ना तो सभी कंपनीज ने 40 से 50% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है। हर कंपनी से मेजॉरिटी, सेनको का आप देखोगे तो 50% के ऊपर का ग्रोथ था, कल्याण का 40 के ऊपर था, फिर पीएन गाडगिल का अगर हम बुलियन डिवीजन को उनका हटा के देखें तो 40% के ऊपर का ग्रोथ था। और वह थंगामाइल तो क्वार्टरली अपडेट शेयर नहीं करता, और टाइटन ने भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया था 40%। सो मेजॉरिटी अगर आप इन कंपनीज का ग्रोथ देखोगे ना Q3 में, तो राइजिंग गोल्ड प्राइसेस के कारण था। तो अभी कमोडिटीज़ में बुल रन चल रहा है, इस चक्कर में जो गोल्ड और सिल्वर का वैल्यू ग्रोथ के कारण काफ़ी सारे ज्वेलरी रिटेलर्स को बेनिफिट मिला है।
तो और बस प्रॉब्लम इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स आपको ये नोट करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इस चक्कर में ना थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, और दूसरा अगर गोल्ड का प्राइस गिरता है, तो फिर हमें ये देखना है कि वही जो वैल्यू ग्रोथ कम हो जाता है, तो उसमें उस केस में वॉल्यूम ग्रोथ वापस आता है कि नहीं आता है। और जैसे अभी कंपनीज़ का टॉप लाइन आप ग्रोथ देखोगे तो 30-40% है, वो ऑफ कोर्स मॉडरेट हो जाएगा, लेकिन अगर वो भी फिर भी 20 से परसेंट के ऊपर रहता है, फिर भी एक इंटरेस्टिंग बेट बन जाता है। जैसे आप कोई कंपनीज़ को ट्रैक कर सकते हो, जैसे कल्याण है। अगर आप कल्याण का करंट पी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया फॉरवर्ड के बेसिस में। जैसे अगर मैं इनका 3 ईयर्स का आपको चार्ट दिखाऊँ पी का, तो बीच में ही 100 के ऊपर का पी चला गया था। जैसे इस साल का हम थोड़ा बहुत अगर पैट का एस्टिमेट करें, तो जैसे इनका कंसिस्टेंट ग्रोथ 30% के ऊपर है। इस साल अगर उसी रन रेट को हम एज्यूम करें, तो आराम से 35% के ऊपर की ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि इनका Q4 में भी, Q3 में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट आया था। अगर इस साल ये 32,000 के आसपास रेवेन्यू करे, उस बेसिस में इनका जो पीबीटी मार्जिन है वो 5% के ऊपर है, तो इनका रफली पैट इस साल का 1200 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो उसके बेसिस में ये TTM बेसिस में लाइक FY26 के अर्निंग्स में ये 40 टाइम्स चल रहा है, तो वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल हो गए हैं। वहीं अगर हम इनका FY27 का अर्निंग्स पे देखें, तो ये 32 के आसपास चल रहा है पी, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है। वहीं आप दूसरी कंपनी देखते हो, जैसे पीएन गाडगिल हो गया, वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे चल रहा है। तो उनका तो अगर आप फॉरवर्ड के बेसिस पे देखोगे FY27 का, तो वो 20 के नीचे के पी पे चल रहा है। फिर आपका थंगामाइल इस साल काफ़ी अच्छा रीरेट हुआ है। जैसे इस साल 1 ईयर में आप रिटर्न देखोगे तो 115% का रिटर्न है, और मैनेजमेंट ने इनका कॉन कॉल भी नहीं करता था, लेकिन फिर भी स्टॉक में काफ़ी अच्छा रीरेटिंग हुआ है। तो आप अदर कंपनीज को देख सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छा रीरेटिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे अभी टाइटन ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, लेकिन अब वहीं सेनको गोल्ड देखोगे, पीएन गाडगिल देखोगे, या कल्याण देखोगे, तो उसमें काफ़ी अच्छा करेक्शन आया हुआ है। तो ये 3 कंपनीज आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि इनका फॉरवर्ड का जो पी है वो भी काफ़ी सस्ता है। और जैसे मुझे अगर आप बात करोगे, तो कल्याण सबसे बेस्ट लगता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, और इनका स्टोर एडिशन का जो गाइडेंस है वो भी आगे का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और फिर आपका पीएन गार्डियल, ये भी काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग प्लेयर है, ये अभी महाराष्ट्र से पैन इंडिया में एक्सपैंड करते जा रहा है। और फिर आपका दूसरा आ गया सेनको गोल्ड, ये थोड़ा सा मतलब इनमें ग्रोथ का इनकन्सिस्टेंसी है, प्लस इनका मार्जिन्स में भी प्रॉब्लम आया था, लेकिन फिर भी ये 20% ग्रोथ का गाइडेंस को कंटिन्यू करे। इनफैक्ट इन्होंने इंक्रीज करके उसको 25% भी कर दिया था। तो आप इन सब कंपनीज को ज्वेलरी रिटेल स्पेस में ट्रैक कर सकते हो। फिर मुझे आपके साथ जैसे एक ये डेटा शेयर किया हुआ था अच्छा, ज्वेलरी कंपनीज का अगर आप लास्ट का 6 ईयर्स का ये सब देखोगे, रिजल्ट्स देखोगे, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स है। इनका जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा सेक्युलर है। तो मेजॉरिटी इनका जो ग्रोथ होता है वो ऑफकोर्स वैल्यू ग्रोथ भी होता है और वॉल्यूम ग्रोथ भी होता है। जब भी गोल्ड प्राइस डाउन था, जैसे FY23-24 में, उस समय वॉल्यूम ग्रोथ इनका अच्छा आया था, लेकिन अभी इस साल जैसे इनका गोल्ड प्राइस इंक्रीज हो चुका है, तो ऑफकोर्स वैल्यू ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें ये देखते रहना है कि इनका जो SSG है वो हाई डबल डिजिट के आसपास रहे, जैसे इनका SSG सिनको का काफ़ी स्ट्रॉन्ग SSG है। और फिर आपका आप टाइटन का भी देख सकते हो उसमें, फिर पीएन गार्डगिल का भी देख सकते हो। तो ज्वेलरी रिटेल स्पेस काफ़ी अच्छा कर सकता है लॉन्ग टर्म में, और इनका जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी अच्छा रीजनेबल हो चुका है अभी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसाइट है जो मैं आपके साथ ज्वेलरी का शेयर करना चाहूँगा। तो ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेल अराउंड 40 से 45% मार्केट शेयर है, वेर एज जस्ट 5% 15 ईयर्स अगो। तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर में गेन है। इसी चक्कर में टाइटन में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन करते गए। अभी ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स एक्सपेक्टेड टू ऐड 2500 न्यू स्टोर्स। तो ये फील्ड में कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है, जैसे जैसे नया ज्वेलर्स अपना स्टोर को एक्सपैंड करते जा रहे हैं, तो क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। फिर आपका लैब ग्रोन डायमंड में भी कंपनीज जैसे टाइटन ने भी स्टोर खोला है, फिर आपका ट्रेंट ने भी बीच में खोला था, फिर आपका गोल्डियम है वो भी स्पेस में एक्सपैंड करते जा रहा है। तो ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप ट्रैक कर सकते हो। और तीसरा सेक्टर जो मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो है आपका अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। तो ये सब कंपनीज का अगर आप एवरेज टिकट साइज देखोगे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में, वो अराउंड 10 लाख के आसपास है। तो इनका अगर मैं करंट आपको प्राइस टू बुक दिखाऊं, तो सभी कंपनीज 2.5 से 3 के आसपास प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहा है। और सबसे मज़ेदार बात यह है, इनका अगर आप एसेट क्वालिटी देखोगे ना, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो बुक होता है इनका 100% सिक्योर्ड है। और इनका इन सभी कंपनीज का जो ROE है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे इंडिया शेल्टर का इस क्वार्टर में ROE 17% आया था, वो जो ऑल टाइम हाई था। उन्होंने जब IPO किया था 13% का ROE था तब, अब वो इंक्रीज होकर 17% पे आ चुका है। वहीं अगर आप एप्टस का देखोगे, तो इस क्वार्टर में उन्होंने 20% का ROE को भी क्रॉस कर चुका है। तो सभी कंपनीज का जो ROE है ना, कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है। और अगर एवरेज आप ग्रोथ देखोगे इन कंपनीज का, तो सभी का ग्रोथ 25 से 30% के आ रहा है। इंडिया शेल्टर का ग्रोथ 30% के ऊपर आ रहा है, वही एप्टस का आप देखोगे तो 25% के आसपास का ग्रोथ है। फिर अडार हाउसिंग का अराउंड 20% के आसपास का ग्रोथ है। तो सभी 20 से 25% का ग्रोथ इंजन है इनमें। और अगर आप 1 ईयर रिटर्न देखोगे, तो आधार हाउसिंग और इंडिया शेल्टर ने 17 से 19% का रिटर्न दिया, वेर एज अदर कंपनीज ने नेगेटिव रिटर्न दिया। इसमें सबसे फनी बात अगर मैं आपको बताऊं, तो एप्टस का ना IPO लाइक 4-5 ईयर्स पहले आया था। तो सबसे मज़ेदार बात है, इनका जो IPO आया था वो अराउंड 340 के आसपास आया था, और अभी जो करंट शेयर प्राइस चल रहा है वो डाउन चल रहा है। रीज़न ये है, उनका जो प्राइस टू बुक जब IPO के टाइम वो 6.5 के आसपास आया था, और अब कंपनी जब वैल्यूएशन डीरेट होकर आप देखोगे, तो
3 के आसपास आ चुका है, तो काफ़ी अच्छा डी रेटिंग हुआ है स्टॉक में। जैसे अगर मैं आपको आवाज़ का दिखाऊँ, तो आवाज़ के साथ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग केस हुआ है। तो उनका लास्ट 5 ईयर्स का चार्ट देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है, कोई रिटर्न नहीं है। उनका अगर प्राइस टू बुक देखोगे तो ऑल टाइम हाई में ये 10 का प्राइस टू बुक था, अभी गिर के फॉरवर्ड में 2 के नीचे आ चुका है। तो लोएस्ट एवर वैल्यूएशंस में आपको अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज मिल रही है, जिनका ग्रोथ अगर आप लॉन्ग टर्म का विजिबिलिटी देखोगे तो 20% के आसपास का ग्रोथ है। तो इस क्वार्टर में थोड़े बहुत चैलेंजेस थे, जिसके कारण इनका आपको वैल्यूएशन सस्ता भी मिल रहा है। तो फर्स्ट चैलेंज ये था, Q2 सीजनली वीक क्वार्टर होता है, तो डिसबर्समेंट ग्रोथ लोअर था। और फिर सेकंडली 30+ DPD ना कुछ कुछ कंपनीज का स्पाइक हो गया था, तो उसके चक्कर भी मार्केट्स क्या होता है, एसेट क्वालिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है फाइनेंस कंपनी में। अगर वो उसमें थोड़ा सा भी इशू आता है, तो उस केस में स्टॉक में थोड़ा डी रेटिंग होने लगता है। तो आपको ये ट्रैक करना है आगे इस क्वार्टर में कि डिसबर्समेंट जो ग्रोथ है वो पिकअप होना चालू होता है या नहीं होता है। और सेकेंडली जो 30+ DPD में स्पाइक आया था Q2 में, वो डिक्रीज होना चालू होता है नहीं, क्योंकि उनका जो GNP है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए कंपनीज को आप रडार में रख सकते हो, क्योंकि इनका फॉरवर्ड अगर मैं FY27 के बेसिस में प्राइस टू बुक देखूँ तो 2 से 2.2 के आसपास आ चुका है। जैसे इंडिया शेल्टर का 2.2 के आसपास चल रहा है, फिर आपका आवाज़ का 2 के नीचे आ चुका है। तो वैल्यूएशन लोएस्ट एवर पे चल रहा है, और उनका जो ग्रोथ आउटलुक है वो भी काफ़ी स्ट्रॉग है। तो ऐसे करके हमने आज 3 सेक्टर को डिस्कस किया था। फर्स्ट आपका पीईबी, इनमें आप इन सब कंपनीज को देख सकते हो, उनका जो फॉरवर्ड पी है 20 के नीचे है, और उनका जो ग्रोथ विजिबिलिटी है वो 20% के ऊपर का ग्रोथ है। फिर आपका ज्वेलरी रिटेल स्पेस है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उनमें जो ग्रोथ आ रहा है वो 20% के ऊपर आ रहा है, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट के कारण। और प्लस थर्ड आपका अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। ऐसे करके अगर आपको और सेक्टर चाहिए तो हम और भी सेक्टर को डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।